कहना चाहता हूँ, प्रदेश के में उपजे हताशा के माहौल को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकालें, परीक्षाएं समय पर हों, सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। हमने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुगमता से सुनिश्चित कर युवाओं में मन, विश्वास, आशा का संचार किया है। कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए माननीय अध्यक्ष जी, हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी हमने उठाए और वो कदम हमने इसलिए उठाए कि उनको ठीक प्रकार से हम कर सकें। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिवाय लूट के दूसरा काम नहीं किया। कॉमन स्टेट सीईटी की मान्यता अवधि में वृद्धि का 3 वर्ष हमने किया। परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को सही पहचान सुनिश्चित करें, इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई। साथ ही पात्रता के लिए रिक्तियों के 15 गुणे शर्त हटा करके कट ऑफ मार्क्स किया हमने, जिससे उनको बार बार पेपर नहीं देना पड़े। एक इनके अब मैं दुख की रग पे आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने किसान और राजस्थान के उन युवाओं के साथ जिस तरह का इन्होंने धोखा किया। अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहते तो सचिन जी ने पूरा 4 साल निकाल दिए। भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या कहा था ये ध्यान नहीं है। भरत सिंह कुंदनपुर जी ने क्या कहा था, हेमाराम जी ने क्या कहा था, ये सारी चीजें याद कर लो। आपकी सरकार पेपर लीक की सरगना सरकार है माननीय अध्यक्ष जी। पेपर लीक की पूरे देश के अंदर सरगना सरकार थी राजस्थान। आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं, ये तो हमसे बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, तुम्हारे जो कुकर्म थे, उन कुकर्म वालों को आपने कुछ नहीं किया। हमने तो उनको पकड़ा। आप किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जबकि आपके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभा युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे 5 साल युवाओं में निराशा, असंतोष, हताशा का वातावरण रहा। इन्होंने उन युवाओं को उनको कितना परेशान किया था। हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित की। इनको ये पता नहीं है कि हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की, और एसआईटी का रिजल्ट आया। एसआईटी का 2 से 64 अपराधी बनने हैं, 2 से 64 बनने हैं, और अभी आने वाला है। चिंता मत करिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने वाला है। और कई लोग आने वाले हैं। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ कि आप फिर ये कहेंगे ये क्या हो गया। अरे चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण की भूमि से आता हूँ, चिंता मत करिए, एक एक का चुकता होगा। जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने वाले हैं। रात के अंधेरे में भी नहीं सुनने वाला हूँ मैं, रात के अंधेरे में भी सुनने वाला नहीं हूँ, इसलिए चिंता मत करिए। इन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा एक बड़ी अच्छी बात की। एक नाटक आता था पहले, एक टीवी में नाटक आता था, क्या नाम था, मुंगेरी, क्या आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, इन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा खुशफहमी भी प्रकट की कि हम 4 साल बाद सत्ता में आएंगे। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले विपक्ष के माननीय सदस्य को पुराना शेर याद दिलाना चाहूंगा, जो स्वाधीन देशों के लिए भी कहा गया है। हमको मालूम है
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 4 साल का, ये 20 साल में भी राज में आने वाले नहीं है, आने वाले नहीं। मेरी इन सभी को राय है कि ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अब ये इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता 4 साल बाद इनको उधर ना पक्ष में ही बैठाएगी और उसमें इनकी संख्या, जैसा मैंने कहा, वो कम होगी। हम राज्य की अर्थव्यवस्था को हमारे शासन काल में ही हमने कहा है, हम अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। और इसलिए आपने देखा होगा, कई लोगों ने मेरे से कहा कि राजस्थान लोग अंतिम साल में करते हैं। मैंने कहा हम पहली साल में करेंगे, क्योंकि हमें राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिया है उस विश्वास के साथ काम करेंगे। हमारे युवाओं को हम रोजगार देंगे, हमारे लोगों को हम रोजगार देकर काम करेंगे। राजस्थान का आयोजन विकास की आधारशिला हमने रखी है। हमारे द्वारा प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पर लाने के लिए MSME एक्सपोर्ट, आप देखते जाना, कभी इन्होंने नीति नहीं बनाई, नीति से डर लगता है। इन्होंने कभी नीति नहीं बनाई, नीति से इनको डर लगता है, क्योंकि नीति बनाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए कभी नीति नहीं बनाई। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने MSME एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना सहित 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं, 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,600 से अधिक MOU हस्ताक्षर, 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती प्रयास की है। राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके। इस दृष्टि से हमारे पंच गौरव, अध्यक्ष जी, हर जिले में पंच गौरव, शायद इनकी कल्पना ही नहीं थी, शायद ये सोच ही नहीं सकते थे। ये सोच इसलिए नहीं सकते थे कि कभी भी इनके अंदर विकास की अवधारणा नहीं आती है, कभी विकास की अवधारणा इनके अंदर नहीं आती है। इनके अंदर योजना आती है, लूटो खाओ योजना, लूटो खाओ योजना लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने हर जिले में पंच गौरव की स्थापना की है। उस जिले में किस तरह से क्या क्या हमारे पंच गौरव में उसकी स्थापना के प्रस्तावों में शीघ्र की धरातल पर ग्रहण की है। प्रथम समीक्षा में ही आपने देखा होगा, हमने राजस्थान में कहा था कि हमारे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो हमारे पूरे देश में भी हैं और दुनिया में भी, और उनका सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा 10 दिसंबर को प्रवासी भाइयों का हम हर 10 दिसंबर को हम सम्मेलन करेंगे, ये भी किया हमने। और हमने हमारे MOU धरातल पर उतरे, इसकी हर महीने समीक्षा होगी। हमने 1 महीने बाद, दिसंबर में हुआ, जनवरी में हमने समीक्षा की। 11 तारीख को हमारे 10,000 करोड़ रुपए से आगे जमीन पर भी आ गए, जमीन पर भी आने का काम हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने जो हमारे द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय आयोजन राजस्थान की भी आलोचना कर डाली, उन्हें यहाँ पे
भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के शब्दों की याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, पर आलोचना केवल विरोध करने के लिए नहीं हो तो वह देश का आलोचना के विरोध करने के लिए हो तो वह देश का नुकसान करती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। विपक्ष की इस आलोचना से विपक्ष की मंशा झलकती है कि आप राजस्थान के विकास से भी खुश नहीं हैं। विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है। विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, कुछ होता नहीं है। खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खम्भों को नोचेगी। ये खम्भों को नोचने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अभी 2 घंटे लगेंगे, चिंता मत करिए, आराम से रहिए। हाँ, किसानों दिन भर काम, मैं तो दिन भर काम करने वाला हूँ, किसान हूँ, चिंता मत करिए। 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, आराम से करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 2024-25 में 3,800 करोड़ रुपए, 2023-24 में 1,400 करोड़ रुपए रोके जाने बाबत मनगढ़ंत बात कही गई है। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन में झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकार के कार्यकाल की वास्तविकता से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ के गए थे। 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ कर गए थे। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार के आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया गया। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये तो, अरे प्रतिपक्ष के नेता, एक बात तो सुन लो। अगर आपकी इतनी भी चलती है, आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इतना सुन लो, आपकी संख्या सदन में कितनी है और अब कितनी है, जरा गौर कर लो। कहाँ गए तुम्हारे साथी? आधे तो छोड़ के चले गए और आधे रात के अंधेरे में चले जाएंगे। आपको पता नहीं है, क्योंकि जिनके काले कारनामे होते हैं वो कभी सामना नहीं कर सकते। गत सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, जिलों में किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। फलस्वरूप आपका हर MLA एक नेता अपने क्षेत्र का CM बना बैठा था। हर जगह भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज फैला हुआ था। चाहे वो रिफाइनरी हो, अरे रिफाइनरी वाले कहाँ गए? अरे रिफाइनरी वालों को ढूंढ लो, कहाँ गए? मैं कुछ कहता अब नहीं कहूँगा, वो यहाँ सदन में मौजूद है नहीं है, इसलिए नहीं कहूँगा। रिफाइनरी वालों को देख लो कहाँ है। निर्माण कार्यों में ठेके और जनहित योजनाओं में क्रियान्विति को हर जगह तथाकथित मिनी CM का बोलबाला था। आपकी सरकार 5 वर्ष तक अपनी इस कार्य प्रणाली के चलते रिफाइनरी का पूरा नहीं कर पाई। हमने आते ही इस काम को गति दी, इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया। अभी कुछ समय पूर्व में स्वयं रिफाइनरी का मौका करके आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम रिफाइनरी को वर्ष 2025 में ही प्रारंभ करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे रिफाइनरी में से काफ़ी प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। हमने अभी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया है और उसको डेवलप करके जिससे कि हमारी रिफाइनरी चालू हो, उससे पहले हमारे लोगों को रोजगार मिले, उद्यमी वहाँ आए, इस काम को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है।
गत सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की। हमने पूरे राज्य में इस व्यवस्था में अराजकता को खत्म कर कानून का राज स्थापित किया। प्रदेश में संगठित अपराधों को रोकथाम हेतु एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति कर प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, अब हमारी मुख्य प्राथमिकता मात्र शक्ति को समुचित सुरक्षा, प्रदेश में अमन चैन की स्थापित करना, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए, महिला सुरक्षा के लिए 250 काल का पेट्रोलिंग यूनिट गठित की गई। इस संबंध में उठाए गए कदम से राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में प्रभावी कमी आई। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने की बात बोलकर सदन को गुमराह किया। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत सरकार के अंतिम वर्ष हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों की तुलना स्थिति इस प्रकार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और बूंदी से आने वाले विधायक ने भी कहा, यह दुरुस्त हो जाए जरा मैं भी कह दूँ, क्योंकि ये जो बात रखते हैं तो हवा में रखते हैं। दुष्कर्म के साथ हत्या मामलों में 7.32 की कमी आई, प्रतिशत की कमी। दहेज मृत्यु के मामलों में 6.08 की कमी आई। दुष्कर्म बालिका के मामलों में प्रतिशत कमी 2.87 की आई। दहेज पुडिंग के मामलों में प्रतिशत कमी 22.84% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामलों में 8.863 की कमी आई। इस प्रकार कुल महिला अत्याचार में मामले में 10.61% की कमी आई है। इनको आईना देखने का है, आपके उसमें क्या था। और कई सदस्य खड़े हैं, हमारे माननीय विपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने तो महिलाओं के साथ किस तरह की वार्ता की। सरकार के समय हमारे राज्यों को मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके इनकी पूरी सरकार की मानसिकता और इनकी संबंधहीनता का परिचय दिया था। संबंधहीनता का परिचय दिया। इन्होंने कहा, क्योंकि मैं जवाब इनको एक एक बात का देना चाहता हूं, पूरा जवाब देके जाऊंगा, पूरा जवाब दूंगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ धोखा देने का काम किया। इन विद्यालयों में ना तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक पद स्थापित किए गए और न ही विद्यालयों में मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई योजना खोलनी हो जिसमें काम नहीं करना हो, ऐसी कोई योजना खोलना हो जिसमें काम नहीं करना हो, वो योजना जिसमें काम नहीं करना हो वो महात्मा गांधी के नाम से आती है। जिसमें काम नहीं करना हो महात्मा गांधी के नाम से आती है। अगर थोड़ा बहुत करना पड़े तो वो एक परिवार के नाम से आती है। इनकी मानसिकता को देखिए, इनकी मानसिकता किस तरह की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने देखा 3532 विद्यालयों को कोई सम्बल राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, 3500 सम्बल राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे विद्यालय दयनीय हालत में संचालित होते रहे। कई पदों को स्वीकृत किए बिना ही गत सरकार द्वारा विद्यालयों को संचालन कार्य व्यवस्था के आधार पर किया जाता रहा। क्या मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि उस समय गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो पता है कि मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा जब उस गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, उन्होंने क्या किया। मैं इनकी इस संबंध में भी चिंता दूर किए देता हूं कि हमारी सरकार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए
बच्चों के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से हिंदी तथा साथ ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्यवस्था करेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विद्या संबल योजना के संबंध में भी माननीय सदन में भ्रम फैलाने का हमारे विपक्ष के साथियों ने पूर्ण प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं समझ पाया कि इनमें जानकारी का अभाव है या जानकारी झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गैस फैकल्टी हटा दी जिससे महाविद्यालयों में शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ा, जबकि वस्तुस्थिति इसके एकदम भिन्न है। क्योंकि जब भी चुनाव आते इनको हमेशा झूठ और लूट, इन्होंने 70 साल में इस देश को लूटने का काम किया। इन्होंने 70 साल में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर जाति पाति में बांटकर काम किया, जाति पाति में बांटने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि सच तो यह है कि वर्तमान सत्र 24-25 में 2783 गैस फैकल्टियों को महाविद्यालय में अध्यापन हेतु लगाया गया है, जबकि इनके समय वर्ष 2023-24 में विद्या संबल योजना के अंदर मात्र 1571 थे। अब आप भी देख लीजिए कितना अंतर आया, इसमें कितना अंतर आया। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक अवैध बजरी खनन का मामला है, ये भी आपके ध्यान में आया होगा। बजरी खनन, और जब मैं बजरी खनन का नाम लेता हूँ तो मेरे विपक्ष के नेताओं के मन में सांप दौड़ने लग जाते हैं। सांप जब खनन का नाम आता है, अरे भाई ऐसा क्या हो जाता है? ये राजस्थान की जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक पाई का देना पड़ेगा। एक किसान का बेटा है, ये खींचना भी जानता है, ये अंदर से भी खींचना जानता है। चिंता मत करिए, आपकी आवाज मेरी आवाज को कम करने वाली नहीं है। देखते जाइए, आप मेरी भी आवाज बढ़ती जाएगी, मेरी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मैं वो नहीं हूँ पहचानने में गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जान रहे हो। मैंने कहा मैं ब्याज सहित देने वाले में हूँ। आप ये गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। मैं इसीलिए इन विषयों पर आ रहा हूँ, और जितनी आप आवाज़ करोगे उससे ज़्यादा आवाज़ मेरी, ये उसकी मर्जी है। आपको बैलून बढ़ाने में बार बार टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं, ये अंतर है। मेरे लोग टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, ये बात मैंने इसलिए कही है, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये भजन लाल की आवाज़ नहीं है, ये आज
8 करोड़ जनता की आवाज है, 8 करोड़ जनता की। ये 8 करोड़ जनता की आवाज आप पर दबने वाली नहीं है। आप जितने जोर से सब बोलेंगे, शायद ईश्वर मेरे को इतनी ताकत देगा और आपके सुर से मेरा ज्यादा ही रहेगा, कम रहने वाला नहीं है, कम रहने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजरी खनन की बात कर रहा था। जहां तक अवैध बजरी खनन का मामला है, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है। खनन बजरी के 100 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे आवंटित करने का फैसला अभी की सरकार के तत्कालीन मंत्री महोदय ने 6 महीने लटकाए रखा, 6 महीने लटकाए रखा और उसके विरोध में एक विधायक ने तख्ती बांध के आए थे, तख्ती बांध के आए थे। अरे जब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं कहा? मैं इस कारण से बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस समस्या को प्राथमिकता पर लिया। हमारी सरकार द्वारा नई एमसेंड नीति लाकर नदियों को बजरी पर निर्भरता में कमी लाई जा रही है। हमारी बजरी के अवैध खनन, निर्माण, भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई कर इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल, अरे बंद मत हो भाई, चलते रहो, बंद क्यों हो रहे हो, बंद मत हो। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 3622 प्रकरण दर्ज किए। इनके अंतर्गत 2763 वाहन व मशीनरी जब्त की गई तथा 437 प्रकरणों में FIR संबंधित थानों में दर्ज कराई गई। 23.82 करोड़ रुपए बतौर राशि वसूल की गई। 23.82 करोड़ रुपए राशि भी वसूल की गई। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज मेजर मिनरल के 48 ब्लॉक, मेजर मिनरल के 48 ब्लॉक, माइनर मिनरल के 607 ब्लॉक तथा बजरी के 101 ब्लॉक की नीलामी के साथ आज राजस्थान प्रदेश, हमारा प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी राजस्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है। खनिज क्षेत्र में प्राप्त राजस्थान में 23% की वृद्धि हुई है, 23% की वृद्धि हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये राजस्थान की जनता को, ये राजस्थान की जनता को झुठला करके, उनको सपने दिखा करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना, कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जिले एवं संभाग के पुनर्गठन के विषय में सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाला। उन्होंने जनता के सामने अपने अंतिम वर्ष में झुंझुने के रूप में बिना गुण अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नए जिले एवं संभाग बनाए। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि 3 जिले तो आपकी मूल रिपोर्ट में भी नहीं थे, लास्ट के 3 देखे ना, ये तो उनकी मूल रिपोर्ट में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बना दिया। फिर भी आपने आचार संहिता लगने से ठीक पहले चुनावी राजनीति के तहत की तो इनकी घोषणा की। आपने गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए गांव को नगरपालिका और नगरपालिका को रातों रात जिला बना दिया। यदि आपने बगरू से आने वाले माननीय सदस्य की बातें ध्यान से सुनी होती तो आपको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय की स्पष्टता की, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले होते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं और इनको आईना भी दिखाना चाहता हूं और इसको राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी देख रही है। मैं आईना दिखाना चाहता हूं। 26 जिले होते थे। 67 वर्षों में मात्र 7 नए जिले का गठन किया गया, जिसमें से भी केवल 1 जिला कांग्रेस
इसकी सरकार थी जब एक जिला बना था, बाकी जिले हमने बनाने का काम किया। 67 साल में एक जिला कांग्रेस ने बनाया, बाकी जिले हमने बनाने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन नए जिलों का गठन किया जिसमें से भी केवल एक जिला आपने गठित किया। पहले 4 साल की नींद से जागते। एक बात बताऊं अध्यक्ष जी, अगर इनको जिला और संभाग बनाना था तो ये जब सरकार आई जब ही उसको बनाते, सरकार आई जब भी बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा, आचार संहिता लगने से थोड़े दिन पूर्व इन्होंने एक साथ 17 जिले बना दिए। 17 जिले बनाने का बोर्ड की राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय किया। आपकी अदूरदर्शिता के चलते जहां आपने जिले बनाए वहां जनता ने आपको रास्ता बता दिया, आपको नकार दिया। 2 जीते आपको नकार दिया। जहां भी जिले बनाए जनता ने जवाब ठूस के दिया कि चलिए, ये बोर्ड की राजनीति करते करते इतने दिन हो गए, अभी बाज नहीं आ रहे। जनता ने चुनावों में कहा बाज नहीं आए। आप कब तक जनता को बहकाओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर परीक्षित कर जिला संभागों का पुनर्गठन किया गया। हमने जिन नॉर्म्स के आधार पर निर्णय लिया उसमें माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हम नियम बना के काम करते हैं, हम ऐसे ही काम थोड़ी करते हैं। हम राजस्थान की जनता का हित देखते हैं, जिले का हित देखते हैं, आपकी तरह नहीं। इनको तो ये कह दो कि इनको अगर जनता ये कह दे कि हमको चंद्रमा पर प्लॉट चाहिए, हम आपको वोट दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये उनको ये भी आश्वस्त कर देंगे कि हाँ, हम हमारी ये भी हाँ कर देंगे, हम चंद्रमा पर आपको प्लॉट दे देंगे। कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी, कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी कि चंद्रमा में प्लॉट देने की भी हाँ कर देंगे। हमने जनसंख्या मरु क्षेत्र के लिए 6 लाख, जनजाति क्षेत्र के लिए 4 लाख, अन्य क्षेत्रों के लिए 9.5 लाख, क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत 4242 स्क्वायर किलोमीटर अथवा जनसंख्या घनत्व एनसीआर जैसी विशेष परिस्थिति। तहसीलों की संख्या मरु क्षेत्र के लिए 4, जनजाति क्षेत्र के लिए 4, अन्य क्षेत्रों के लिए 6। अरे इन्होंने कुछ बनाया क्या? एक विधानसभा, एक पंचायत को जिला बना दिया माननीय अध्यक्ष जी। अरे ये क्या स्थिति है? कोई पोपाबाई का राज है क्या? आप कहेंगे वही हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये राजस्थान की जनता सब जानती है, राज चलेगा तो कानून से चलेगा, नियम से चलेगा। यदि गत सरकार ने भी तार्किक नॉर्म्स के आधार पर निर्णय किया होता तो अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्य समिति पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक, आपने देखा होगा सामाजिक पेंशन के बारे में कोटा उत्तर आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि 4-5 महीने से सामाजिक पेंशन नहीं मिल रही है। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए तथ्य पूर्णतः असत्य हैं। माननीय सदस्य शायद अपनी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जहां दिसंबर 2023 से पूर्व 3-4 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया रहती थी। हमने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया तथा आपकी सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। चर्चा में जैतारण से आने वाले मेरे साथी, इसका जवाब जैतारण से आने वाले मेरे साथी ने जवाब दिया। अगर उसका जवाब आप अगर तसल्ली से सुन लेते तो शायद आपको ये प्रश्न की आवश्यकता आपको नहीं होती। माननीय
मंत्री महोदय जो उन्होंने उत्तर दिया, अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी होती, हालांकि ये बात अलग है कि आपको अपने अलावा किसी दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है, जो आपकी गलतफहमी उसी समय दूर हो गई होती और आप सदन का बहुमूल्य समय जाया नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से मान्य सदस्यों द्वारा गलत बयानबाजी, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया, उसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने दिसंबर 2024 तक दिए पेंशन भुगतान कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 10,552 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ तो राजस्थान की जनता से हमने जो वायदा किया और हमने एक रोड मैप बनाया, इन्होंने कभी रोड मैप नहीं बनाया। रोड मैप इसलिए नहीं बनाया कि इन्होंने कभी राजस्थान की जनता का दर्द महसूस नहीं किया। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया और हमने देखा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए क्या आवश्यक है। हमने कहा सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, हमने पहला मिशन पानी का लिया, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, रामजल सेतु योजना हमारी, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर में हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर और बीकानेर से लेकर के नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तक की हमारी योजना हो, उसको हमने पैसा भी हमने मंजूर किया और उसमें पानी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, वहाँ टनल क्लब बना करके एनीकट के माध्यम से वो राजस्थान को हमारा पानी मिले। चाहे हमारी माही डैम योजना हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी की योजना हो, हमने पूरे राजस्थान को देखते हुए हमने पानी की योजना सबसे पहले बनाई। दूसरा हमारा था कि हम राजस्थान बिजली की व्यवस्था हमारी कैसे हो, हमने बिजली की व्यवस्था की। आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए का दोनों योजना में, हमने दोनों योजना में 2,24 करोड़ का MOU किया और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं और किसान से हमने वादा किया कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को बिजली देंगे और उपभोक्ता को बिजली देंगे। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम राजस्थान की जनता की जो हमसे आशा और उम्मीद थी, हम 2027 तक किसान को आपूर्ति करेंगे। आपके माध्यम से मुझे भी कहना चाहता हूँ। तीसरा हमारा विषय था कि राजस्थान के युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं, हम राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं। हमने कहा सरकारी तौर पर, हमने पहले दिन कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपके सामने 60,000 के लगभग हमें नौकरी दे दी है। 1,72,000 नौकरियां की वैकेंसी हैं और हमने 81,000 नौकरियां उनमें से घोषित भी कर दी हैं। पहली बार कैलेंडर बना होगा मेरे युवा भाई बहनों को कि उस दिन आपको विज्ञप्ति निकलेगी, उस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शायद राजस्थान में पहली बार उन युवाओं के लिए हुआ। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ERCP योजना हो, जमुना जल समझौता हो, चाहे हमारी बिजली की योजना हो और चाहे हमारे राइजिंग राजस्थान की योजना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, इसके आगे जो आएगा वो टकराएगा और वो टकराएगा, उसका परिणाम क्या होगा ये भी जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि हमने राजस्थान के 35 लाख करोड़ के MOU है। हमने कहा है कि 6 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे। हमने नीतियां बनाते हुए हम इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम इनके किसी भी उसमें आने वाले नहीं है। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र के साथ राजस्थान की जनता को हमने वायदा किया है, हम राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, हमने अब 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो 50 से 55% तक हमने हमारी सरकार ने पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे हमारा राजस्थान बढ़ रहा है और जो राजस्थान की जनता को हमने कहा है निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पेपर और लेके आया हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यही कह रहा था जैसे ही जैसे आएगा मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और अब मेरा वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। मन तो ये कर रहा है मैं इसको पढ़ूं, मन तो कर रहा है, लेकिन आपका आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें और अंतर देख लीजिए, 1 साल का है, ज़्यादा नहीं दे रहा। 2 साल बाद तो बहुत अंतर बढ़ेगा, 3 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 1 साल का अंतर बता रहा हूँ। और वो अंतर सुन लीजिए, वो अंतर सुन लीजिए। सोलर पंप सेट की स्थापना आपके समय में 1200, अंतर भी देख लेना, हमारे समय में 1 साल में 33,629 बिजली उत्पादन क्षमता में 540 मेगावाट इनके समय में, हमारे में 2171 गेहूं की खरीद। ये किसान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती किसान की बात करते समय? ये किसान की बात करते हैं। 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद, 4 लाख मेट्रिक टन हमने किया, 12 लाख मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन हमने 12 लाख मेट्रिक टन की है। नहरी तंत्र के विकास के लिए, नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा 12,492 हेक्टर, 12,492 हेक्टर इनके थे और हमारे 30,804। ये नमूना दे रहा हूँ, सारी बताऊंगा समय, ये नमूना है माननीय महिलाओं के लिए, ये मैंने किसान के लिए कहा। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर इन 4 का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा। महिला, युवा, किसान, मजदूर, मैंने ये किसान का बताया, महिला की सुनिए। अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी मशीन इनकी मात्र 3 थी अध्यक्ष जी, 1 साल में 3 मशीन, और हमने 51 मशीन दिए, 51 मशीन दिए। स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण 0, स्कूली छात्रों साइकिल वितरण 0, हमने 10 लाख वितरित किए, 10 लाख। गार्गी पुरस्कार से लाभान्वित बालिकाएं इनकी थी 67,554, हमारी है 92,086। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दी गई सहायता राशि 39 करोड़ रुपए, 39, इनकी 39 करोड़ रुपए, हमारी 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपए। युवा, जिन युवाओं की सपने इन्होंने कुचले थे उनकी मैं कहना चाहता हूँ, राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण इन्होंने 21 किए, हमने
13 किए। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0। हमने 88,800 किए थे। अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित 16,529 और इन्होंने किए 16,529, हमने किए 85,572। गरीब विभिन्न परियोजना में लाभ निर्माण श्रमिक 2 लाख, हमारे 4 लाख। प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थी 7,456, हमारे हैं 86,215। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत नवीन स्वीकृतियां देखिए, आवास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इनकी आदत देखिए मानिए। क्या है, इन्होंने 70 साल में झूठ ही बोला, तो इनको अपनी झूठ की कहानी याद आती है। जनता के बीच में दाव धरातल ला देगी। अभी अभी ला दिया, 7 में से 1 पे छोड़ दिया, फिर भी झूठ को नहीं समझ रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 0। माननीय अध्यक्ष जी, उस गरीब के प्रति इनकी बात देख लीजिए। ग्रामीण आवास मिले पिछली 1 साल में 0, और हमने 2 लाख बनाए हैं, 2 लाख हमने 2 लाख, और इनका 0 घंटा था। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखंड आवंटन इनके दे 5,639, हमारे 17,110। 17,110। डांग मंगला में मेवा क्षेत्रीय विकास योजना 17 करोड़ रुपए, और हमारे हैं 48 करोड़ रुपए। अन्य भी बता दूं, थोड़ी अन्य भी बता दूं, जिनके समझ में आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। सड़कों का निर्माण उन्नयन एवं नवीकरण 16,174 किलोमीटर बना था इनका, 16,174 किलोमीटर, हमारा 23,162 किलोमीटर बना। निर्मित नवीन सड़कों की लंबाई 4,173 किलोमीटर, और हमारी है 9,600 किलोमीटर। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 2,221 किलोमीटर, हमारी है 4,736 किलोमीटर। सड़कों से जोड़े गए गांव सिर्फ 537 गांव, हमारे 1,069 गांव। देखो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को सांसद और विधायक निधि की एक आस होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, उनको भी आस होती है क्या उनका काम हो, लेकिन मैं सांसद क्षेत्रीय विकास योजना का व्यय भी बताना चाहता हूं। 86 करोड़ रुपए इनके समय का, और हमारा 141 करोड़ रुपए, 141 करोड़। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इनका 575 करोड़ रुपए, और हमारा 1,007 करोड़ रुपए, 1,007। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और प्रदेश की खुशहाली के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा, सच्चे मन से कर्म कर, सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। हर मुद्दे का हल ढूंढ, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। पल पल बढ़े आगे प्रदेश हमारा, पल पल आगे बढ़े प्रदेश हमारा। हमें ना रुकना ना थकना है, हमें ना रुकना थकना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कितना भी कोशिश करें, ये आवाज बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी। मैं माननीय अंत में एक बात कहना चाहता हूं,
के साथ कैसा काम किया, बाबा साहब के साथ कैसा काम किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज मुझे निश्चित रूप से मुझे बड़ी पीड़ा है कि मेरा वो भाई जो एक गांव गरीब किसान खेत से आता है और वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया और इन्होंने चालबाज उसको बोलने से रोका। निश्चित रूप से मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप हमेशा विपक्ष को ताकत मानते हैं और आप अपनी आदत जो है निश्चित रूप से उसको करिए। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रश्न ये है श्री माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय कालीचरण जी, अभी सदन चल रहा है। प्रश्न ये है श्री कैलाश चंद्र वर्मा, सदस्य विधानसभा।